इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित की चौथी वर्कशीट का शेष भाग हल करेंगे। पहले भाग में हम वर्कशीट को गतिविधि 4 तक हल कर चुके थे। अब हम इससे आगे वर्कशीट के प्रश्नों को हल करेंगे। स्वयं हल करें, तालिका पूरी यानी पूर्ण कीजिए। आपको यहाँ पर पद युग्म दिए गए हैं। दूसरे कॉलम में आपको बताना है कि ये पद युग्म समान है या असमान है, और तीसरे कॉलम में हमें इसका कारण भी लिखना है। पहले प्रश्न को उदाहरण के तौर पर हल किया गया है। दूसरे भाग में पहला पद है p स्क्वायर q स्क्वायर और दूसरा पद है q स्क्वायर p स्क्वायर। तो समान पद जैसे कि हम जानते हैं, ऐसे पद जिनके बीजीय गुणनखंड एक समान होते हैं। तो पहले पद के बीजीय गुणनखंड p स्क्वायर q स्क्वायर है और दूसरे पद के बीजीय गुणनखंड भी p स्क्वायर q स्क्वायर है, इसलिए ये दोनों पद समान हैं। तो दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे समान पद। कारण यहाँ पर देंगे बीजीय गुणनखंड एक समान है। तीसरे में पहला पद है ऋण 15y और दूसरा है y, तो दोनों के बीजीय गुणनखंड समान है, इसलिए ये भी समान पद होंगे। चौथे भाग का पहला पद है x स्क्वायर y और दूसरा पद है y स्क्वायर x। तो यहाँ पर x का स्क्वायर है, दूसरे भाग में y का स्क्वायर है, तो इनके बीजीय गुणनखंड एक समान नहीं है, इसलिए ये असमान पद होंगे। पांचवे का पहला पद है ऋण 7x और दूसरा पद है ऋण 7y। तो पहले पद में बीजीय गुणनखंड x है और दूसरे पद में y है, इसलिए ये दोनों असमान पद होंगे। तो प्रश्न का हल आप इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरे भाग में समान पद कारण बीजीय गुणनखंड समान है। तीसरे भाग में समान पद कारण बीजीय गुणनखंड समान है। चौथे और पांचवें भाग में असमान पद कारण बीजीय गुणनखंड अलग अलग हैं। प्रश्न 2 पूर्ण कीजिए। आपको यहाँ पर कुछ व्यंजक दिए गए हैं। आपने बताना है कि ये बहुपद है या नहीं, यदि है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं है, बहुपद है तो कितने पद का बहुपद है। और इसमें से पहला भाग उदाहरण के रूप में आपको समझाया गया है, इसी के अनुसार आपने अन्य भाग हल करने हैं। आइए इस प्रश्न के हल को हम समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रश्न का दूसरा भाग 5 धन z प्लस x। हमें यह ज्ञात करना है कि क्या यह बहुपद है या नहीं। जिस व्यंजक में प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन ऐसा हो, तो वे व्यंजक बहुपद होते हैं। यदि चर राशियों की घात पूर्ण संख्या नहीं होगी तो वे बहुपद नहीं होंगे। तो दूसरे भाग में देखिए, दो चर हैं z और x। z की घात कुछ भी नहीं दी है तो 1 होगी, इसी प्रकार x की घात भी 1 होगी। तो इस व्यंजक में चरों की घात पूर्ण संख्या है, तो हम लिखेंगे यह बहुपद है। कारण में लिखेंगे चरों की घात पूर्ण संख्या है। और कितने पद का बहुपद है, देखिए धन या ऋण बीच में अगर लगेगा तो पद अलग अलग हो जाएंगे। तो पहला पद है 5, दूसरा पद z है और तीसरा पद x है, तो यह त्रिपदीय बहुपद है। तीसरा भाग है x स्क्वायर माइनस अंडर रूट x। तो इसी व्यंजक को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर ऋण वर्गमूल x को हम x की घात 1/2 कहेंगे, क्योंकि जो वर्गमूल होता है वह 2 घात की करणी होती है। वर्गमूल को घात में 1/2 लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो दूसरा पद है, दूसरे पद में x की घात 0, 1, 2, 3 यानी पूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि 1/2 अर्थात एक भिन्न संख्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे यह बहुपद नहीं है। कारण देंगे दूसरे पद में चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। और कितने पदी है, तो यह बहुपद है ही नहीं, तो आप लास्ट कॉलम को या खाली छोड़ सकते हैं अथवा इसमें लिख सकते हैं यह एक द्विपद व्यंजक है। यह व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। चौथा है 5x स्क्वायर y धन 2y की घात 3। तो इसमें जो चर x और y हैं, दोनों पदों में उनके घातांक पूर्ण संख्या हैं, इसलिए यह बहुपद है। कारण लिखेंगे चरों की घात पूर्ण संख्या है और यह 2 पद का बहुपद है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे द्विपदीय। पांचवा भाग है वर्गमूल 5
एक्स स्क्वायर। तो 5 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, तो इसे हम वर्गमूल 5 ही लिखेंगे। और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x होता है। तो इसमें जो चर है x, उसकी घात 1 है, यानी पूर्ण संख्या है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बहुपद है। कारण देंगे चर की घात पूर्ण संख्या है। और कैसा बहुपद है? इसमें केवल एक पद है, तो इसे हम लिखेंगे एक पदी। छठा है √5x - 2। तो इस व्यंजक को हम लिख सकते हैं 5 की घात 1/2 या वर्गमूल 5, और वर्गमूल x को लिखेंगे x की घात 1/2 ऋण 2। तो यहाँ पर चर राशि x की घात 1/2 है, अर्थात पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद नहीं है। कारण देंगे पहले पद में चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, और यह एक बहुपद नहीं है बल्कि व्यंजक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक द्विपद व्यंजक है। सातवां है 2x - 3x - 4x। ये तीनों पद समान राशि वाले पद हैं, इसलिए जुड़ जाएंगे। इन्हें हम जोड़ेंगे तो यह 9x प्राप्त होगा। 9x में x की घात 1 है, अर्थात पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक बहुपद होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे है, कारण देंगे चर की घात पूर्ण संख्या है। और कैसा बहुपद है? एक पदी बहुपद है। आठवां भाग है 2x की घात 4 धन 2x की घात 3 धन 2x की घात 2 बराबर x। तो जहां पर आपको बराबर के बाईं ओर और दाईं ओर दो पक्ष मिलेंगे, ऐसी स्थिति एक समीकरण की होती है। तो प्रश्न का आठवां भाग एक समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है, न कि बहुपद को। तो इसका उत्तर लिखेंगे नहीं है, कारण यह एक समीकरण है। उसके बाद वर्कशीट में जो प्रश्न आपको हल करना है वह है, यदि a बराबर ऋण 3 और b बराबर 2 तो निम्न बीजी व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। 4 बीजी व्यंजक यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो पहला व्यंजक हमारे पास 2a ऋण 3b है। इसमें हम a के स्थान पर ऋण 3 और b के स्थान पर 2 लिखेंगे। 2 a के स्थान पर ऋण 3 और 3 a के स्थान पर ऋण 3 b के स्थान पर 2। 2 गुणा ऋण 3 का मान ऋण 6 होगा। ऋण 3 और 2 को गुणा करेंगे तो धन 18 होगा। अब ऋण और धन घटते हैं, चिन्ह संख्यात्मक मान अधिक वाले का रहता है, तो धन का संख्यात्मक मान अधिक है। 18 में हम 6 कम करेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। दूसरा व्यंजक हमारे पास a² - b² है। इसमें हम a के स्थान पर ऋण 3 और b के स्थान पर 2 लिखेंगे, तो हमें प्राप्त होगा ऋण 3 का वर्ग ऋण b की जगह पर 2 लिखना है, तो यह 2 का वर्ग होगा। ऋण 3 का वर्ग धन 9 होगा और 2 का वर्ग 4 होगा। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा। तीसरा भाग है a - b होल क्यूब। a की जगह पर हम ऋण 3 लिखेंगे और b की जगह पर हम 2 लिखेंगे, तो यह मिलेगा ऋण 3 ऋण 2 की घात 3। ऋण 3 और ऋण 2 जुड़ेंगे, चिन्ह ऋण ही रहेगा, तो यह आएगा ऋण 5 की घात 3, अर्थात ऋण 5 गुणा ऋण 5 गुणा ऋण 5। ऋण 3 बार अर्थात विषम बार गुणा हो रहा है, तो ऋण प्राप्त होगा। 5 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आंसर होगा। अंतिम भाग है 2 गुणा कोष्ठ में है a² धन ab और कोष्ठ के बाहर है ऋण 3। a के स्थान पर हमने ऋण 3 लिखा और b के स्थान पर 2 लिखा। ऋण 3 का वर्ग 9 होगा। धन और ऋण गुणा करेंगे, ऋण 3 और 2 गुणा होगा तो 6 ऋण 3। 2 9 में से 6 कम करेंगे 3 ऋण 3। 2 और 3 को गुणा करेंगे 6 ऋण 3। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा। दूसरा प्रश्न है x बराबर 1 पर 5x² ऋण 2x धन a का मान ऋण 3 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम दिए गए व्यंजक 5x² ऋण 2x धन a में x के जगह पर 1 लिखेंगे, तो यह मिलेगा 5 1 का वर्ग ऋण 2 गुणा 1 धन a, तो यह होगा 5 गुणा 1 का वर्ग 1 ऋण 2 एकम 2 धन a। 5 से 1 को गुणा करेंगे 5 ऋण 2 धन a। 5 ऋण 2 का मान 3 होगा धन a। अब देखिए प्रश्न के अनुसार
अनुसार x बराबर 1 रखने पर व्यंजक का मान ऋण 3 प्राप्त होता है, इसलिए हम 3 धन a को ऋण 3 के बराबर कर लेंगे। यहाँ से a बराबर प्राप्त होगा ऋण 3, धन 3 दाएं ओर जाएगा तो ऋण 3। a बराबर ऋण 3 और ऋण 3 जुड़ेंगे, चिन्ह ऋण ही रहेगा, तो a बराबर ऋण 6 आंसर। इसके बाद आपको वर्कशीट का जो प्रश्न है उसे हल करना है, वह है जोड़िए। तो इसमें 2 जोड़ के प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें आपने हल करना है। पहले भाग में हमें x धन 3 और 2x ऋण 5 को जोड़ना है, तो हम दोनों व्यंजकों को लिखेंगे और इनके बीच में जोड़ यानी धन का चिन्ह लगाएंगे। यह हो जाएगा x धन 3 धन 2x ऋण 5। अब आप समान प्रकार के पदों को देखेंगे, x और 2x समान प्रकार के पद हैं, तो x धन 2x का मान 3x होगा। धन 3 और ऋण 5 समान प्रकार के पद हैं, इनके चिन्ह विपरीत हैं, तो ये घटेंगे, चिन्ह संख्यात्मक मान अधिक वाले का रहेगा। 5 में 3 घटाएंगे 2, तो इस प्रश्न का योगफल आएगा 3x ऋण 2। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें 3 व्यंजकों को जोड़ना है, तो सबसे पहले हम इनके बीच धन का चिन्ह लगाएंगे, फिर हम समान पदों को देखेंगे। ऋण 2ab और धन 2ab आपस में कट जाएंगे। ab ऋण 3ab का मान ऋण 2ab प्राप्त होगा और धन a धन b धन c को हम वैसे ही लिखेंगे क्योंकि ये सभी असमान राशि वाले पद हैं। उसके बाद हमें 2 व्यवकलन अर्थात घटाने के प्रश्न करने हैं। पहले भाग में हमें a धन b में से a ऋण b को घटाना है, तो हम यहाँ पर घटाना अर्थात ऋण का चिन्ह लगाएंगे। अब पहले कोष्ठक का a धन b वैसा ही रहेगा, दूसरे कोष्ठ में a ऋण b है, उसके बाहर से ऋण है, तो इसे हम ऋण 1 कह सकते हैं। ऋण 1 से हम अंदर गुणा करेंगे, तो इसका मान ऋण a ऋण 1 से ऋण b को गुणा करेंगे, धन b प्राप्त होगा। a और ऋण 1 कैंसिल हो जाएंगे, b और b जुड़ेंगे, 2b प्राप्त होगा। दूसरे प्रश्न में हमें पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटाना है, तो इसके बीच हम ऋण का चिन्ह लगाएंगे। पहले कोष्ठ के व्यंजक को हम वैसे ही लिखेंगे और दूसरे कोष्ठ में जो व्यंजक है उसको ऋण 1 से गुणा करेंगे, तो उनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो यह मिलेगा ऋण 2p धन 2q धन 3p स्क्वायर q। 2p और ऋण 2p समान प्रकार के पद हैं, चिन्ह विपरीत हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे। ऋण 2q और धन 2q भी कैंसिल हो जाएंगे। धन वाले पद को पहले लिख लेते हैं 3p स्क्वायर q, उसके बाद हम ऋण वाले पद को लिखेंगे ऋण 3pq। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 3, समान पदों को साथ लेकर सरल कीजिए। पहला है 3ab ऋण 2ab स्क्वायर ऋण ब्रैकेट में है a ऋण b धन c, उसके बाद है धन 2ab स्क्वायर ऋण 3a धन 2ab। तो 3ab ऋण 2ab स्क्वायर को हम वैसे ही लिखेंगे, ऋण 1 से अंदर गुणा करेंगे, तो यह ऋण a ऋण गुणा ऋण धन b ऋण गुणा धन ऋण c और ब्रैकेट के बाद की राशियों को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब हम देखेंगे ऋण 2ab स्क्वायर और धन 2ab स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 3ab और 2ab जुड़ेंगे, जुड़कर 5ab प्राप्त होगा। ऋण a और ऋण 3a का मान ऋण 4a होगा। धन b और ऋण c को हम ऐसे ही लिखेंगे, तो यही प्रश्न का उत्तर होगा। दूसरे भाग में हम x को वैसे ही लिखेंगे, इस कोष्ठ के बाहर से ऋण है, तो अंदर के पदों को ऋण 1 से गुणा करेंगे, मिलेगा ऋण x धन y। इसी प्रकार इस कोष्ठ को भी हम ऋण 1 से गुणा करेंगे, तो मिलेगा ऋण x ऋण y। तीसरे कोष्ठ में मिलेगा ऋण x स्क्वायर ऋण गुणा ऋण धन y ऋण z। x और माइनस x कैंसिल हो जाएंगे, धन y और ऋण y भी कट जाएंगे। अब जो बचा हुए सब असमान राशि वाले पद हैं, तो उन्हें हम वैसे ही लिखेंगे, यही प्रश्न का उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है x धन y धन z और 2x ऋण y ऋण z के योग में से 2x स्क्वायर ऋण y ऋण z व ऋण x धन y स्क्वायर ऋण z के योग को घटाइए। तो आइए प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं। x धन y धन z
और 2x ऋण y ऋण z का हम योग करेंगे। इसी प्रकार 2x स्क्वायर ऋण y ऋण z और ऋण x धन y स्क्वायर माइनस z, इन दो व्यंजकों का भी योग करेंगे। पहले दो व्यंजकों के योग में से अंतिम दो व्यंजकों के योग को घटाएंगे, अर्थात बीच में ऋण चिन्ह लगाएंगे। अब हम पहले कोष्ठ को हल करेंगे। x धन y धन z, कोष्ठ के बाहर से धन चिन्ह है तो धन 1 से अंदर गुणा करेंगे तो अंदर की राशि वही रहेगी 2x ऋण y ऋण z माइनस, इसी प्रकार दूसरे कोष्ठ को भी हम हल करेंगे। 2x स्क्वायर ऋण y ऋण z, धन और ऋण गुणा होंगे ऋण x, धन और धन धन y स्क्वायर माइनस z। अब दूसरे कोष्ठ के बाहर से ऋण है तो आप ऋण 1 से अंदर गुणा करेंगे। पहले कोष्ठ की राशि को हम वैसे ही लिखेंगे। दूसरे कोष्ठ में ऋण 1 से अंदर गुणा करने पर इन सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे तो यह हो जाएगा ऋण 2x स्क्वायर धन y धन z धन x ऋण y स्क्वायर धन z। अब हम देखेंगे समान पद x और 2x और धन x, ये तीनों समान पद हैं, इनका योग 4x प्राप्त होगा। धन y और ऋण y कट जाएंगे, बचेगा धन y। धन z और ऋण z यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा धन z धन z, अर्थात धन 2z। अब दो असमान राशियों वाले पद हमारे पास बचे, इन्हें हम ऐसे ही लिखेंगे ऋण 2x स्क्वायर ऋण y स्क्वायर। यही प्रश्न का उत्तर होगा। वर्कशीट के अंत में आपको एक गतिविधि हल करनी है। गतिविधि 5, निर्देश समझकर रिक्त स्थान बॉक्स भरिए। तो फर्स्ट बॉक्स में आपने x बराबर 1 रखना है, जो परिणाम प्राप्त होगा उसे दूसरे बॉक्स में लिखना है। तो 2x में हम x की जगह पर 1 लिखेंगे तो 2 एकम 2, 2 में से 5 घटाएंगे तो हमें ऋण 3 प्राप्त होगा। दूसरे बॉक्स में हम ऋण 3 लिखेंगे। अब ऋण 3 में x जोड़ेंगे तो ऋण 3 धन x प्राप्त होगा। ऋण 3 धन x में आप 5 जोड़ेंगे, 5 में 3 घटेगा 2 धन x मिलेगा। 2 धन x में ऋण 5 घटाएंगे तो 2 ऋण 5 ऋण 3 होगा धन x। अब हम x की जगह पर शून्य लिखेंगे तो दूसरा पद शून्य हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा ऋण 3। अब फर्स्ट बॉक्स से हम नीचे की ओर बढ़ते हैं। 2x ऋण 5 में हमें x ऋण 1 जोड़ना है। 2x में x जोड़ेंगे 3x और ऋण 5 ऋण 1 ऋण 6 हो जाएगा। अब हम 3x ऋण 6 में 6 जोड़ेंगे तो ऋण 6 धन 6 कैंसिल, बचेगा 3x। 3x में x की जगह पर आप ऋण 1 लिखेंगे तो यह 3 गुणा ऋण 1 अर्थात ऋण 3 प्राप्त होगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ओर से परिणाम समान यानी ऋण 3 प्राप्त हो रहा है।